तो अकबर का जन्म हुआ तो मौलवियों को बुलाया। उस समय हुमायूं कोई युद्ध अभियान पे गया हुआ था, पीछे अकबर का जन्म होना था। तो मौलवियों ने कहा कि अगर ये आज रात्रि अकबर का जन्म हो गया ना तो अभी समय सही नहीं चल रहा है, हाँ तो पूरे हिंदुस्तान का नासीपाटा कर देगा ये, तो कैसे भी करके इसको सुबह तक रोका जाए। तो कहते हैं कि एक ऐसी जो पीड़ित महिला थी, उस समय एक रोग होता था जिसमें बुरी हालत हो जाती थी, उस महिला को लाकर उसके सामने खड़ा किया तो वो बेगम होती थी, वो घायल हो जाती है ऐसा चेहरा देखकर। तो घायल होने के बाद बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो फिर अकबर का जन्म सुबह हुआ। काई पापड़ बेलना पड़े। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। धन्यवाद। चलो आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपके बीच में। बिल्कुल, कल काफ़ी ऑनलाइन विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर वो एनर्जी कहाँ गई। तो बेटा क्या ना कि काफ़ी बार थोड़ा अभी वो हेल्थ वाला जो कंप्लीट हुआ नहीं, स्वास्थ्य मेरा पूरा ठीक हुआ नहीं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है। और थोड़ा क्लासों का ज़्यादा था वो, तो थकान भी थी वो, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास थी। आज ये फर्स्ट टाइम क्लास है, मस्त लीजिएगा, आनंद से पढ़िएगा। तो आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास भी इम्पोर्टेंट थी, उसमें से आपके एक नंबर 100% देखने को मिलेगा, जिसमें अपने पशु अनुसंधान केंद्र पढ़े थे। मेरे ऑनलाइन विद्यार्थियों के तुम तो नालायक हो, बेशर्मो आदमी। पर ऑनलाइन विद्यार्थियों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे कि सर मज़ा आ गया क्लास देखकर, ठीक है ना, कि ये याद हो गया। आप जो पढ़ाते हो क्लास में याद हो जाता है। आप लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा कितना चढ़ा रहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम तुम्हारी क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बेटा सबका सौभाग्य है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोगों तक ही आ रहा है, कोई बात नहीं, मस्त रहे आप। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो पीछे आप देखिए, ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पशुओं के गुणसूत्र, पशुओं का मास का नाम क्या है, उनका गर्भकाल क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। काफ़ी जो वेटेनरी स्टूडेंट थे वो उस समय क्लास में भी बोल रहे थे, और हमारे ऑनलाइन वाले भी बोल रहे थे कि सर आप गाय पढ़ा रहे हो, साथ में वैज्ञानिक नाम क्यों नहीं लिखा रहे हो। गाय का वैज्ञानिक नाम लिखाओ, गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को मांस को क्या कहते हैं, इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं। मैं एक क्लास के अंदर ही कंप्लीट पूरा भर देता तो आपको कतई याद नहीं होता। एक क्लास अपन ने ली जिसमें कंप्लीट अनुसंधान केंद्र याद कर लिए। आज जो मैं छोटे छोटे टिप लेकर आया हूँ उसमें 100% आपके एग्जाम में 2 सवाल, आज की क्लास से 2 सवाल 100% देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन विद्यार्थियों और तुम ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं साथ में। खुशखबरी क्या रहने वाली? हाँ तो मैं तो खुशखबरी लाता हूं बेटा, मेरे पास दुख की कोई बात होती नहीं। एक शेर याद आ गया, चल बता देता हूं। मैं हंसी की बात करता हूं, मुझसे गम की बात होती नहीं। मैं हंसी की बात करता हूं, मुझसे गम की बात होती नहीं। मेरी बातों में मजाक होता है पर मेरी हर बात मजाक होती नहीं। हाँ तो ध्यान रख लेना, मजाक अंदाज में बातें करता हूं पर बातें मजाक में नहीं लेना। हाँ तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी ये रहने वाली है, आप सब लोगों की भी मांग थी और मेरे ऑनलाइन परिवार वालों की भी ये मांग थी कि सर और क्या होने वाला है। इस संडे रात 8 बजे लाइव क्लास शुरू होने वाली है आपके, वो भी ना 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 राजस्थान के करंट अफेयर्स की। इस संडे राजस्थान के करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होगी, जिसमें मैं संपूर्ण जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। एक एक महीने की करंट अफेयर्स डालेंगे अपन, ज़्यादा ऐसे नहीं डालेंगे। तो हाँ, रात संडे 8 बजे, आने वाले संडे को 8 बजे रात्रि के अंदर लाइव क्लास रहेगी।
आप सभी लोग तो जुड़ ही रहे हैं। ऑनलाइन में से कौन कौन से जुड़े हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस क्लास के नीचे कि सर मैं देखने के लिए तैयार हूँ। जैसा आपका रेस्पॉन्स मिलेगा वैसी मैं क्लास शुरू कर दूंगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स में जनवरी का करंट अफेयर्स मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और वादा है मेरा कि अगर वो जनवरी का करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है, एक सिंगल क्वेश्चन जनवरी के करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा अगर जनवरी का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, तो 7 महीने का ये करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूंगा। इससे पहले एक क्लास और लेंगे मैराथन, जिसमें 2022-23 का कंप्लीट करंट अफेयर्स कराएंगे। हाँ, एक ही क्लास में करवा देंगे, मैराथन क्लास लेंगे। जनवरी का जो करंट अफेयर्स हैं वो देखने के लिए आप रेडी हो जाओ। और कौन कौन इस क्लास के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप ऑनलाइन वाले जरूर कमेंट करना। हाँ, तो 25 दिन के प्रसाद चढ़ावा मैं 10 कमेंट करिया सर। हाँ तो बेटा तुम लोगों का अब मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या पता तुम्हारा आईडी किस नाम से बन रखी है, नाम नहीं ले तो आप नहीं लूँगा। हाँ भाई, आप देखो आज जो क्लास रहेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर मैं ये बता दूं आपको कि 2 नंबर आपके आने वाले हैं 100%, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों बार बार एक तो पशुओं के गुणसूत्र पूछे जाते हैं, पशुओं के मांस का नाम पूछा जाता है, और उसके बाद एक पशु की इकाई के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद उसके वैज्ञानिक नाम के बारे में पूछा जाता है। तो ये कैसे याद करना है आज इस क्लास के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। वैज्ञानिक नाम सबके लिखा दूंगा, एक साथ में लिखा दूंगा सबके वैज्ञानिक नाम। रटने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं इसकी, रटने पड़ेंगे भाई, वैज्ञानिक नाम रटो, रटने से ही याद होंगे वैज्ञानिक नाम, और कोई कोई उपचार ही नहीं है। तो चलो अब समझना कैसे। सबसे पहले भाई आप लोगों को आज अपन फॉर्म शुरू कराते हैं, फार्म शुरू कराते हैं। मान लीजिए कोई आप में से खुदा न खास्ता नौकरी नहीं लगी और आप कोई भी फार्म शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्म है, मुर्गी फार्म है, कोई भी फार्म शुरू करना चाहते हो, तो उसका सेटअप कैसे करेंगे। पहली चीज उनके लिए आवास बनाएंगे। तो पशुओं के आवास की एक कंप्लीट क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब देखो कोई भी आप चीज शुरू करना चाहते हो सेटअप, तो उसमें इकाई के अंदर सबसे पहले पशुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके पास, यहां से क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग रहेगी फार्म शुरू करने के लिए पशुओं के इकाई की संख्या कितनी रहती है, पशुओं की इकाई कितनी रहती है। चलो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं यहीं से। आप कोई भी नया विद्यार्थी हैं तो वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑनलाइन सारथी। इस पे क्लास की कंप्लीट पीडीएफ डाली जाती है और साथ में अन्य नोट्स भी आपको इस पे डाले जाते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं सर अभी आप नोट्स नहीं डाल रहे हैं। तो भाई देखो काम बहुत ज़्यादा हो गया, टेक्निकल टीमें काम करी हैं और अभी शादियों का सीजन था तो हमारा कुछ स्टाफ छुट्टी पे चला गया। अब कंटिन्यू आपके पीडीएफ आएगी, ठीक है ना। मैं वादा से मुकरने वाला नहीं हूँ, पहली बात ये सोच लो। दूसरी बात, मैं कह दिया ना आपको, ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स डालूंगा, हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स डालूंगा और कल्चर के कंप्लीट, सामाजिक अध्ययन के कंप्लीट नोट डालूंगा उसके अंदर। तो कल्चर के लगभग 70% नोट डाल दिए मैंने, 30% बचे हुए डाल दूंगा। फिर कल्चर जैसे ही डालने के बाद मैं हिस्ट्री शुरू कर दूंगा, उस पर हिस्ट्री के नोट्स आएंगे और साथ में क्लासें भी शुरू हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करो। ये सारे वीडियो डाल रखे हैं, नवीनतम पशु रिपोर्ट के, पशु मेले के, पशु गणना के सारे बी पार्ट के वीडियो डाल रखे हैं। आप चैनल पर जाओ और देखो उसको। और जब ये वीडियो देखेंगे, आप पहली बार देख रहे हो तो ये वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको बी पार्ट समझ में आ जाएगा और ए पार्ट का भी जल्दी शुरू कर देंगे अपन। ए पार्ट के बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों कमेंट आ रहे सर ए पार्ट करवाओ, ए पार्ट करवाओ। भाई करवा दूंगा ए पार्ट, थोड़ा टाइम लगेगा। एक मारवाड़ी भाषा में कहावत है बेटा, आंगली सूझ कदी थंबो को होवे नहीं। ये हर किसी को समझ में आई नहीं होगी, देसी भाषा की है। समय लगता है, कोई भी चीज को थोड़ा समय लगता है। अपन चाहते हैं एक दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नहीं धैर्यवान बनो, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। आप तुम लोगों के तो हो गया यार, तुम क्यों चिंता करो, ऑनलाइन वाला को है। आप वाला बैच कंप्लीट हो गया, जो नया वाला बैच है शुरू हो रहा है ना, उसमें जब मैं करूंगा तो उसको लाइव फॉर्म दे देंगे क्लासरूम। तो आप लोगों को जल्दी ही ए पार्ट की क्लास मिलने वाली है। इन क्लासों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आज हम बात करते हैं कि कोई भी फार्म शुरू करने के लिए पशुओं की इकाई क्या है। कोई भी अपन काम शुरू करते हैं पशुओं का,
फॉर्म शुरू करने के लिए पशुओं की इकाई, इकाई कह दो या फिर संख्या कह दो। और यानी कि कोई भी फॉर्म शुरू करते हैं, अपन कोई भी काम शुरू करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले अपने पास कितने पशु होने चाहिए, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है ना। कोई भी फॉर्म शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए पशुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो पशुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लिया, सबसे पहले अपन बात करें गाय और भैंस से। कोई भी फॉर्म शुरू करता है तो वो गाय और भैंस से ही शुरू करता है। आप मुर्गी से कर सकते हो, बकरी से कर सकते हो, बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन गाय और भैंस की बात करा, तो अगर अपन गाय और भैंस की बात करते हैं, फॉर्म शुरू करने के लिए गाय और भैंस से अगर शुरू करें, गाय और भैंस की बात करा, गाय और भैंस, तो कोई भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है। एक फॉर्म शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम एक दुधारू गाय और एक दुधारू भैंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम यहाँ ऐसे अगर फेल हो जाए तो आप, कोई कहता है कि सर मैं तो नए नए धंधो करूँ, मैं 10 भैंस के बच्चे लेके आ जाऊँ, उसको बड़ा करूँगा, फिर मैं वो बड़ा होंगे, फिर वो ब्यात होगी, फिर मैं दूध निकालूंगा, फिर मैं डेयरी करूँगा। जिंदगी में कभी नहीं कर सकता हूँ। बस यही काम, दुधारू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो तो गाय भैंस के लिए तो देखो, एक दुधारू, कैसी धारू, दुधारू गाय भैंस, एक दुधारू गाय या फिर एक दुधारू भैंस आपके पास होनी चाहिए अगर गाय भैंस का आप शुरू कर रहे हो तो, ठीक है ना। अगर अपन बकरी का शुरू करें, अगर यही काम अपन बकरी का शुरू करें, बकरी का शुरू करें तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम आपके पास स्टार्टिंग के अंदर 10 बकरी होनी चाहिए। कितनी बकरी होनी चाहिए, एक बकरी लेकर बैठे हैं तो लॉस ही होगा। एक बकरी से क्या होता है, 1-1.5 किलो 2 किलो दूध देगी और पूरे दिन आदमी ऐसे कैसे लगेगा, हमें सारा काम वो का वो करना पड़ेगा। कम से कम 10 बकरी होनी चाहिए स्टार्टिंग। 10 बकरी के साथ एक बकरा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फार्म शुरू करने के लिए पशुओं की इकाई में बकरी की बात करा पा तो 10 बकरियां और एक बकरा होना जरूरी है। 10 बकरी और एक बकरा होना जरूरी है। बकरा, हाँ बकरे की आवश्यकता होती है। 10 बकरी और एक बकरा होना जरूरी है। जी आप भेड़ की बात करा, भेड़ की बात करते हैं, अगर भेड़ का फॉर्म शुरू करते हो आप तो कम से कम आपके पास स्टार्टिंग के अंदर 30 भेड़ होनी चाहिए। कितनी भेड़ होनी चाहिए, 30 भेड़ प्लस एक मेढा होना चाहिए। मेढा, मादा भेड़ नहीं, नर भेड़ को कहा जाता है। मेढा किसको कहा जाता है, नर भेड़ को मेढा कहा जाता है, नर भेड़ को, ठीक है ना। हम जे बात करें, कोई कहते मैं ऊंट से शुरू करना चाहता हूं फॉर्म, अगर अपन ऊंट की बात करा तो कम से कम आपके पास एक ऊंट, ऊंटनी ऊंट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऊंट प्लस गाड़ी होनी चाहिए, यही आपको पैसे कमा के देगी। तो ऊंट प्लस गाड़ी, ऊंट प्लस क्या होनी चाहिए, गाड़ी, ऊंट गाड़ी कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं अपन, ऊंट गाड़ी, ठीक है ना। अजय अपन मुर्गी की बात करा, मुर्गी की बात करते हैं अपन, अगर मुर्गी का फॉर्म शुरू करते हो आप तो कम से कम स्टार्टिंग के अंदर आपके पास 100 मुर्गियां होनी चाहिए। कितनी मुर्गियां होनी चाहिए, 100 मुर्गियां। और अगर आप चूजा की बात करो तो स्टार्टिंग में आपके पास कम से कम होना चाहिए 250 चूजा, 250 चूजा।
समझ में आया कि नहीं आया? 250 चूजे होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना। और जे आप अगर कोई शोर का फॉर्म शुरू करना चाहता है, अगर शोर का फॉर्म कोई शोर करना चाहता है, शोर शोर का बात करें तो कम से कम स्टार्टिंग में आपके पास 3 सूरी होनी चाहिए, सुअरी, और एक होना चाहिए सुअर। एक क्या होना चाहिए आपके पास? सुअर। अरे भाई सूरी के ही नहीं, हाँ तो सूरी के ही और के गई। तुम्हारे यहाँ के पे क्या कहते हैं? सूडी। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारे क्षेत्र में मादा सुअर को क्या कहते हैं? देसी भाषा में बताना कि तुम्हारे क्षेत्र में मादा सुअर को क्या कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से है। सूरी, सूड़ी, गडूरी, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है मादा सूरी को? ये बात ध्यान रखना भी, बताना जरूर, कमेंट करके बताना कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी यह नाम जाने। देखो एक फॉर्म शुरू करने के लिए कम से कम ये चीजें होती है। अगर आप गाय भैंस का करो तो एक दुधारू गाय भैंस होनी चाहिए आपके पास। जैसे बकरी को करो तो 10 बकरी प्लस एक बकरा होना चाहिए। भेड़ का करो तो 30 भेड़ एक मेढा होना चाहिए। ऊंट का करो तो एक ऊंट और एक गाड़ी होनी चाहिए। मुर्गी का करो तो 100 मुर्गियां होनी चाहिए। चूजा का करो तो 250 चूजा होना चाहिए। सुअर का करो तो 3 सूरी और एक सुअर, 3 सूरी और एक सुअर होना चाहिए आपके पास। अच्छा चले यहाँ लिख देता हूँ, सूरी की बात करा पा, यहाँ लिख दूं। सुअर की मैं बात करूं, सुअर से शुरू करो तो 3 री और प्लस एक सुअर, ठीक है, एक सुअर। और ये एक बकरा है, ये एक मेढा है, और ये एक सुअर है। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट होगा वो बकरी, भेड़ और सूरी, इनसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका गर्भकाल बहुत कम समय का होता है। तो सूरी संख्या बढ़ा देगी तुम्हारे, हाँ 10 दिनों में तो तुम्हारा गांव भर देगी, जिला बना देगी, ठीक है ना, धनाधन। तो पहली चीज तो आपके ये फॉर्म शुरू करने के लिए पशुओं की इकाई और संख्या के बारे में ये टॉपिक क्लियर हो गया। हम अगला बात कर रहे हैं पशुओं के अंदर गुणसूत्र। पशुओं में जो गुणसूत्र होते हैं, कौन से पशु में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो भाई पशुओं के अंदर गुणसूत्रों की बात करें, पशुओं में गुणसूत्र, पशुओं में गुणसूत्र, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से पशुओं में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करा, ठीक है ना। तो देखो अपन ये बात करा, एक सबसे पहले बात कर ला सुअर के अंदर। सुअर के अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख ला हूँ आपके सामने। लो भाई, नंबर 1 सुअर। बताओ, जैसे मनुष्य में गुणसूत्र होता है ना, 23 23 46 नर और मादा के गुणसूत्र मिलते हैं तब तुम जैसे नमूने निकलते हैं। तो फिर गुणसूत्रों का काम तो यही होता है ना। तो फिर सुअर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 20 शुद्ध रूप से एकदम गलत है, 48 बिल्कुल गलत है, कतई नहीं हो सकते। सुअर के अंदर कम से कम, सुअर में 38 होते हैं, 48 नहीं, 38 कितने होते हैं? 38। 48 भैंस में होती है, वो भी दलदली भैंस में होती है। किस में होती है? दलदली भैंस में। नदीय भैंस होती है उसमें 50 होते हैं, दलदली भैंस में 48 होते हैं, ठीक है ना। तो सुअर के अंदर होते हैं गुणसूत्र वो आपके 38 गुणसूत्र, ठीक है। चल यहां पर ले लेता हूं भैंस।
देखो भैंस की बात कराना तो भैंस भी दो होती है। एक तो हो जाएगी आपके नदीय भैंस, ठीक है, भैंस भी दो हो जाएगी। एक तो हो जाएगी दलदली भैंस, दलदली भैंस। याद करो जब मैंने भैंसें पढ़ी थी, अफ्रीकन भैंसों के बारे में पढ़ाया था, कीचड़ में बैठती है। और एक होती है आपके नदीय भैंस। एक भैंस को तो पानी पसंद होता है और एक को कीचड़ पसंद होता है। तो जो दलदली भैंस होती है ना, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 गुणसूत्र। और जो नदीय भैंस होती है ना, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 50 गुणसूत्र। बताओ याद हुए कि नहीं हुए? यानी कि 38 गुणसूत्र तो हो गए अपने सुअर में। भैंस की बात करा तो दलदली भैंस में हो गए 48 गुणसूत्र, और नदीय भैंस के अंदर देखो, भैंस को पानी पसंद है, गई भैंस पानी में। यहाँ तो कोई नहीं कहेगा गई भैंस पहाड़ पे। पहाड़ पे कभी भैंस जाती है क्या? गई भैंस पानी में। तो यहाँ तो दो तरह की भैंस होती है, एक जंगली भैंस होती है और एक ये होती है पालतू भैंसें, अफ्रीकन भैंस होती है जो दलदली भैंस है, जो कीचड़ में रहना पसंद करती है। और ये पानी में, अपना वाली जो पालतू होती है वो पानी में रहती है। कहाँ रहती है भाई? पानी में रहती है, ठीक है ना। हम जब भेड़ की बात करा, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई? भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या है आपके 54, 54 गुणसूत्र। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या मिल जाएगी आपको 54, ठीक है ना। बकरी और गाय के अंदर सेम होती है, बकरी और गाय के अंदर बिल्कुल सेम होती है। तो देखो भाई, 4 नंबर पे अपन ले लिया बकरी, एक अपन ले लिया गाय। बकरी और गाय दोनों में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। बताओ कितनी होती है बकरी और गाय के अंदर, ठीक है ना। तो बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 60 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र होते हैं वो 60 होते हैं। गाय के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो भी आपके 60 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जी हाँ, अगली बात करें आप गधा। गधे तो लुप्त हो गए भाई राजस्थान में। गधा की बात करें तो गधा की अंदर 62 गुणसूत्र की संख्या होती है। गधा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 62। तो आपने यहाँ पर एक चीज समझी है कि मैंने देखो पहले 38 लिखा है, 38 के बाद मैंने 48 लिखा है, 48 के बाद 50, फिर 54, फिर 60, फिर 62। यानी कि मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखा रहा हूँ आपको। 38 सुअर में, फिर भैंस में, भैंस से ज़्यादा भेड़ में, भेड़ से ज़्यादा बकरी में, बकरी से ज़्यादा गाय में, गाय से ज़्यादा गधे में, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना, सबसे कम सुअर, सुअर के बाद भैंस में ज़्यादा, भैंस से भेड़, भेड़ से बकरी, बकरी से गाय, और गाय से भी ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं गधा में। गाय से भी ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? गधा में पाए जाते हैं। गधे से ज़्यादा पाया जाता है खच्चर में, और खच्चर से ज़्यादा पाया जाता है घोड़े में। तो गधा, खच्चर, घोड़ा ऐसे याद रख लेना। कम क्वालिटी का होता है गधा, गधे से उत्तम क्वालिटी का होता है खच्चर, तो खच्चर में एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है। और खच्चर से उत्तम क्वालिटी का होता है घोड़ा, तो घोड़े में खच्चर से भी एक ज़्यादा होता है। तो 62, 63 और 64, 62, 63 और 64 ऐसे याद रख लेना। तो देखो, अब देखो भाई, गधा, गधा के बाद आ जाएगा आपके पास, गधा के बाद आ जाएगा आपके पास, देखो 6 लिख लिया अपने, 7 नंबर पे लिखो। गधा के बाद आ जाएगा आपके पास 8 नंबर पे खच्चर। गधा और घोड़े के मिश्रण से बनता है भाई खच्चर। और खच्चर के बाद आपको लिखना है घोड़ा। खच्चर के बाद क्या हो जाएगा? घोड़ा। तो देखो क्या याद करना है, याद कैसे करना है? खच्चर के अंदर, गधे में 62 थी, खच्चर में हो जाएगी 63 गुणसूत्र, एक ज्यादा, क्योंकि गधे से अच्छा होता है खच्चर, और खच्चर से भी अच्छा होता है घोड़ा। तो 62 उसमें, 63 इसमें, और 64 हो जाएगी आपके घोड़े में। 64 गुणसूत्र होते हैं वो आपके घोड़े में होते हैं।
64 गुणसूत्र होते हैं वो आपके किस में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल घोड़े के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और घोड़े के बाद सबसे ज्यादा होते हैं ऊंट, और ऊंट के बाद होता है मुर्गा। मुर्गा और कुत्ते में बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऊंट भी अब क्या होता है, ऊंट एक कुबड़ का अलग होता है और दो कुबड़ का अलग होता है। एक कुबड़ वाले ऊंट में कम होते हैं, दो कुबड़ वाले में ज्यादा होते हैं। उल्टा है बिल्कुल, दो कुबड़ में कम होते हैं और एक कुबड़ में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो घोड़े तक हो गए। 64 से 74 याद रखना है। हम बात करें ऊंट, ऊंट में अगर गुणसूत्रों की बात करते हैं तो देखो बेटा, ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ ऊंट और दो कुबड़ ऊंट। ऊंट के बीच में कुबड़ होती है ना, तो काफी ऊंटों में तो ऐसे करके ऐसे कुबड़ होती है। एक तो जो ऊंट होता है उसके अंदर ये गर्दन आने के बाद ये ऊंट के अंदर ये इस प्रकार से एक कुबड़ पाई जाती है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से हो जाता है। एक जो ऊंट होता है ना उसके अंदर ये कुबड़, ये कुबड़, ये इस प्रकार से होता है। तो ये तो हो गई एक कुबड़, और यहाँ पर हो गई एक, ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये दो कुबड़ का हो गया। कितने कुबड़ का हो गया? दो कुबड़ का। समझ में नहीं है? देखो ये गर्दन की हो गई, बात करूं मैं, मतलब ऐसे ही बनेगा मेरे से। ये एक कुबड़ और ये हो गया आपके एक, दो कुबड़, ठीक है ना। ये ऐसा होती है। तो लो भाई, ये हो गया एक कुबड़ और ये हो गया आपके दो कुबड़, ठीक है। ये एक कुबड़ और एक दो कुबड़। तो बताओ सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है? एक कुबड़ में या दो कुबड़ में? गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा किसमें होती है, एक कुबड़ या दो कुबड़ में? बिल्कुल एक कुबड़ में ज्यादा होती है। एक कुबड़ वाले ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या मिलेगी आपको 74। दो कुबड़ वाले मिलेगी आपको 72, 72 और 74। बस इतना सा याद रख लेना। चाहे एक कुबड़ का हो चाहे दो कुबड़ का हो, एक में होती है 72 और एक में होती है 74, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है? कुत्तों में होती है। किसमें होती है भाई? कुत्तों में होती है और एक मुर्गों में होती है। कुत्तों में और मुर्गा में, ठीक है ना। कुत्ता एक पालतू जानवर होता है भाई, सही बात है ना। आप में से डॉग लवर कौन कौन है? हाथ खड़े करो बस। पापा घर पे रखने नहीं देते हैं तो बेटा तुम सेटल नहीं हो, इसलिए जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना तब तुम घर पे कुछ भी रखना कोई मना नहीं करेगा। तुम्हारी नौकरी नहीं है ना तो अभी तुम्हारी घर में चलती नहीं है। देखो बेटा, नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक तुम्हारे पास नौकरी नहीं है ना, घर में तुम्हारे कहने से सब्जी तक नहीं बनती है। और जिस दिन नौकरी लगे ना तो घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे कहने से काम होगा। पूरे पूरे समाज में भी देख लो, परिवार में कहेंगे फलान जी के छोरे पशु परीक्षक डॉक्टर है भाई, डांडारो पसवारो। यहाँ पूछो कहीं रही, नौकरी लो। मैं रखता हूँ, मेरे घर पे जर्मन शेफर्ड है बिल्कुल। हाँ, तो मैं पशुओं से तो प्रेम है ही है, पर साथ में मैं उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखता हूँ। जितना एक आदमी सिक्योरिटी नहीं करता भाई, उतना डॉग सिक्योरिटी करता है। तो ध्यान रखे, डॉग से ज्यादा कोई वफादार नहीं होता है। हाँ, तो आना कभी घर पे, पता चल जाएगा। आना, ठीक है, बात करता है। चलो भाई, अब आ गया एक तो कुत्ता और एक हो गया मुर्गा। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 गुणसूत्र। मुर्गा में भी गुणसूत्र की संख्या होती है 48 गुणसूत्र, ठीक है ना। कुत्ता और मुर्गे में बराबर होती है गुणसूत्रों की संख्या, याद हो जाएगा ना।
ठीक है, तो देखो एक बार रिपीट करो। सबसे ज़्यादा सूअर में, सूअर के बाद भैंस, भैंस के बाद भेड़, भेड़ के बाद बकरी, गाय, गधा, गधा के बाद खच्चर, खच्चर के बाद ऊंट, नहीं घोड़ा, घोड़ा के बाद ऊंट, ठीक है ना। ऊंट के बाद ध्यान रख लेना कुत्ता है, सबसे ज़्यादा मुर्गा कुत्ता में सबसे ज़्यादा होती है, मुर्गे और कुत्ते में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। चलो अगला एक अपन चैप्टर लेते हैं, वो चैप्टर रह जाएगा आपके, कौन सा चैप्टर होगा अभी, वो चैप्टर हो जाएगा आपके पशुओं के मांस। एक सवाल यहाँ से भी आएगा, पशुओं के मांस के बारे में भी पूछा जाता है, पशुओं के मांस, पशुओं के मांस के बारे में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना, इनके मांस को क्या कहते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इधर तो मैं लिख दूं पशु, पशु के अंदर नंबर 1 लिख लेते हैं अपन, गाय के मांस को, भैंस के मांस को, भेड़ के मांस को, बकरी के मांस को। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। आप में से नॉनवेज कौन कौन खाता, हाथ खड़े करो। हम्म, 5, 7, 10, 20। हाँ, तो नॉनवेज खाना सही है या गलत है? बताओ। गलत है, सही है। मेरी क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं तो रामसनी धर्म से हूँ भाई, रामसनी संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ। रामसनी संप्रदाय में नशा पता, नॉन वेज जैसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो हमारे धर्म में नहीं है तो हम नहीं खाते, बात खत्म। तुम्हारे धर्म में है तो तुम खाओ, हम कोई मना थोड़ी करें। बिल्कुल, क्योंकि भारत की लगभग काफ़ी जो पब्लिक है वो नॉन वेज पर टिकी हुई है। नॉन वेज खाना गलत नहीं है, पर जो जीव मांस के लिए पैदा हुआ है उसको खाइए आप, जैसे मछली है। हाँ, इस प्रकार से आप वन्य जीव की अगर हत्या करें तो गलत है, जैसे खरगोश की हत्या करो, आप हिरण की हत्या करो, गाय की हत्या करो, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। फिर जब जैसी जिसकी थोड़ी है, तो मैं तो नहीं खाता हूँ भाई, बिल्कुल नहीं खाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं रामसनी संप्रदाय से आता हूँ। रामसनी संप्रदाय में मांस, नॉनवेज, नशा पता बिल्कुल मुक्त होता है। तो गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, और भैंस के मांस को बफन कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, गाय के मांस को कहा जाता है भाई बीफ, गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, बीफ, हाँ बीफ, बीफ, बीफ। भैंस के मांस को कहा जाता है बफन, बफन, बफन। भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन, भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन, चेवन चेवनी एक ही बात है ना। चेवन या चेवनी बकरी के मांस को कहा जाता है, किसके मांस को कहा जाता है, बकरी के मांस को, ठीक है ना। और गाय का जो बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं, गाय का बछड़ा। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं, बिल्कुल गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गाय के बछड़े के मांस के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर विल कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, विल कहा जाता है। गाय के बछड़े के मांस को विल कहा जाता है, विल। नहीं, पढ़ने लगे तो फिर छोड़ना क्या पीछे, सारी चीजें पढ़नी है आपको। जब पढ़ने लग गए हैं तो फिर पीछे क्या देखना है, जब लग ही गए हैं तो। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं बताओ, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, सुअर के मांस को क्या कहते हैं। तो मुर्गी के मांस को कहा जाता है, एक तो हो गया मुर्गी का मांस, एक हो गया आपके सुअर का मांस, ज्यादातर इन्हीं का मांस होता है। तो मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है बताओ, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है बताओ, चिकन किसके मांस को कहा जाता है, चिकन किसके मांस को कहा जाता है, बिल्कुल मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन। अब बताओ सुअर के मांस को क्या कहते हैं, सुअर के मांस को कहते हैं पॉर्क, क्या कहते हैं, पॉर्क। सुअर के मांस को कहते हैं पॉर्क।
ठीक है ना। बेकॉन होता है भाई, वो नमकीन मांस होता है। नमकीन मांस को बेकॉन कहा जाता है। पोर्क नमकीन मांस होता है, उसको बेकॉन कहा जाता है, ठीक है ना। तो बताओ मुझे, गुणसूत्र समझ में आया कि नहीं आए, मांस समझ में आया कि नहीं आया आपके, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट है, क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी लिखो। एक इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक पशुओं का गर्भकाल क्या होता है। यहाँ पे लिख लूँ मैं, पशुओं के गर्भकाल। पशुओं का गर्भकाल, पशुओं का गर्भकाल, ये आपके बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। पशुओं के गर्भकाल के बारे में पूछा जा सकता है। एक भैंस का गर्भकाल कितना होता है, एक भेड़ का कितना होता है। तो एक भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है, यानी कि 10 माह 10 दिन। एक भैंस के गर्भकाल की बात करें तो एक भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 330 दिन, यानी कि महीने में बात करें तो अपने 10 माह और 10 दिन का होता है। एक जो भैंस का गर्भकाल होता है वो आपके 330 दिन का होता है, यानी कि 10 माह और 10 दिन का होता है। कितना होता है, 10 माह और 10 दिन का होता है। एक भेड़ की बात करें तो 147 से 149 दिन, यानी कि 5 माह 5 दिन का होता है। एक भेड़ के गर्भकाल की बात करें अपन तो 147 से 149 दिन। अगर महीने में बात करें तो लगभग 5 माह 5 दिन का एक भेड़ का गर्भकाल होता है भाई। 5 महीने में भेड़ होती है वो बच्चा दे देती है। बकरी का लगभग सामान्य होता है 150 से 152 दिन, ठीक है ना। लगभग इसका होता है, बकरी का सेम होता है। बकरी की अपन बात करें तो भेड़ और बकरी का सेम ही होता है, इसका लगभग 150 से 152 दिन। तो टाइम पीरियड यही आने वाला है, 5 माह लगभग 5 दिन के आसपास होता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब अकबर का जन्म हुआ था तो मौलवियों को बुलाया गया, तो मौलवी अकबर का जन्म, हाँ हुमायूं, हुमायूं उसका पिता था ना। तो अकबर का जन्म हुआ तो मौलवियों को बुलाया। उस समय हुमायूं कोई युद्ध अभियान पे गया हुआ था, पीछे अकबर का जन्म होना था। तो मौलवियों ने कहा कि अगर ये आज रात्रि अकबर का जन्म हो गया ना तो अभी समय सही नहीं चल रहा है, हाँ तो पूरे हिंदुस्तान का नासीपाटा कर देगा ये। तो कैसे भी करके इसको सुबह तक रोका जाए। तो कहते हैं कि एक ऐसी जो पीड़ित महिला थी, उस समय एक रोग होता था जिसमें बुरी हालत हो जाती थी, उस महिला को लाकर उसके सामने खड़ा किया तो वो बेगम होती थी, वो घायल हो जाती है ऐसा चेहरा देखकर। तो घायल होने के बाद बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो फिर अकबर का जन्म सुबह हुआ। काई पापड़ बेलना पड़े। चलो ठीक है, बकरी का हो गया। बकरी के बाद देखो ऊँट, 390 और 410 दिन, यानी कि 13 माह 3 दिन। ऊँट की बात करा पा, ऊँट की बात करा तो ऊँट लगभग 390 से 410 दिन। महीने की बात करें तो लगभग 13 माह 10 दिन का गर्भकाल होता है ऊँटनी का। ऊँटनी, ठीक है। चलो ऊँटनी कर दिया अब तो, ठीक है ऊँटनी कर दिया ना। हाँ तो ऊँटनी हो गया। मुर्गी का 21 दिन का होता है, लगभग 3 हफ्ते का। मुर्गी होती है वो आपके लगभग 21 दिन, 7-21 होता है ना। तो देखो भाई 21 दिन का मुर्गी का होता है, 21 दिन का मतलब होता है 3 सप्ताह। 3 सप्ताह में तो मुर्गी अंडे दे देती है, 3 सप्ताह में दे देती है, ठीक है। ये तो चूजा ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें जैसे घोड़ा और सुअर का, तो घोड़े का होता है लगभग 340 दिन। घोड़ा की मैं बात करूं, घोड़ा का होता है लगभग 340 दिन। 340 का मतलब लगभग 11 महीने हो गए, 11 महीना और ऊपर दिन की बात करें तो 11 दिन हो गए, लगभग 11 माह प्लस 11 दिन, लगभग 11 माह 11 दिन का टाइम होता है। वो कौन लेते हैं भाई इसमें, ठीक है ना। हम इसके बाद में सुअर की बात करूँ तो 114 दिन, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, हाँ लगभग लिख लियो सुअर। अब वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। भैंस बता दी, भेड़ बता दी, बकरी बता दी, ऊँट बता दी, घोड़ा बता दिया आपको, मुर्गी बता दी। अब सुअर का लिख लो आप 114 दिन,
यानी कि 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन, ये होता है आपके सूअर का। तो थोड़ा बहुत ये गर्भकाल आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी के जो गर्भकाल हैं लगभग लगभग जैसे गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़ा, इसका ही पूछा जाता है, तो वो अपन सब कंप्लीट पढ़ लिए भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास से 2 नंबर आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब लास्ट पॉइंट है, जल्दी से देख लो, क्लास का टाइम हो रहा है अपना। पशुओं के वैज्ञानिक नाम एक स्लाइड डाल दी मैंने यहाँ लास्ट में, तो यह हो जाएगा भाई आपके, इसकी हेडिंग होगी पशुओं के वैज्ञानिक नाम। सारे नाम एक जगह पे लिख दिए मैंने, बस कुछ नहीं करना है, इसको रटना है भाई, कोई समझाना कोई कुछ तरीका नहीं है, रटना ही पड़ेगा आपको। गाय होती है, गाय एक देशी होती है और एक विदेशी होती है। ये दोनों गाय के बारे में बता रखा, गाय देशी और गाय विदेशी। तो देशी गाय को कहते हैं बॉस इंडिकस और विदेशी को कहते हैं बॉस टॉरस या टॉर्सस। भैंस को कहते हैं बुएलस बुबेलस और भेड़ को कहते हैं ओविस एरिस। बकरी को कहता है कैप्रा हिरकस और सुअर को कहते हैं सस डोमेस्टिक्स और मुर्गी का नाम है गैलस डोमेस्टिक्स। तो सुअर और मुर्गी के पीछे डोमेस्टिक लगता है, ऐसे याद करना आपको। और इक्वस, चाहे गधा और घोड़ा एक ही प्राणी के आते हैं तो इक्वस लगेगा आगे, तो गधा को कहा जाता है इक्वस एसाइनस और इक्वस केबेलस, ये घोड़े का नाम है, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक नाम है, इधर पशु दे रखे हैं और इधर अब कहते हैं इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। अब ऊँट होता है ना भाई, ऊँट एक तो 1 कुबड़ का ऊँट होता है और एक 2 कुबड़ का ऊँट होता है। तो 1 कुबड़ के ऊँट अपने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं कैमलस ड्रोमेडेरियस। और 2 कुबड़ का होता है उसे कैमलस बैक्ट्रियंस, ठीक है ना। और कुत्ता होता है ना, कुत्ता को ऐसे याद रखना, कुत्ता अपने घर में रहता है, फैमिली में रहता है, ठीक है ना, तो फैमिलीरियस। तो कैनिस फैमिलीरियस है वो कुत्ते का नाम है, फैमिली में रहता है ना, ऐसे याद कर लेना, ये फैमिली के अंदर रहता है, अपने घर में साथ में रहता है। गाय तो गौशाला में रहती है या फिर जो अपना तबेला बन रखा है उसमें रहती है, पर कुत्ता तबेला में नहीं रहता, अपने साथ में रहता है घर में, तो फैमिलीरियस, फैमिली के अंदर रहता है ना, कैनिस फैमिलीरियस कुत्ता का नाम हो जाएगा। घोड़ा और गधा एक ही प्रजाति का है, तो इक्वस जहां पर दिखे आपको तो वहां पर घोड़ा या गधा होगा। केबेलस तो हो जाएगा घोड़ा और एसेसाइनस हो जाएगा आपके गधा, ठीक है ना। जहाँ पे डोमेस्टिक नाम मिले तो सुअर और मुर्गे से संबंधित हो जाएगा। बकरी का हो जाएगा कैप्रा इरकस, भेड़ का हो जाएगा ओविस एरिस और भैंस का हो जाएगा बुबेलस और बॉस इंडिकस हो जाएगा आपके गाय का वैज्ञानिक नाम। ये बेटा आपको रटना ही पड़ेगा, कैसे भी रटो आप। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि जहाँ आप पढ़ते हो टेबल के ऊपर, आपके रूम के ऊपर ये चार्ट बना के लगा दो, चार्ट बना के लगा दो। दिन में गए ऐसे ऐसे ही चाय बना रहे थे, चाय छान के आए, चाय फूंक दी, पीते पीते हाँ गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस, गाय का नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा गाय का, ऐसे पीते जाओ याद करते जाओ। जब आप सो या तो दीवार पे लगा दो ऐसे, या आप जहाँ पर ऐसा कहीं पे आपकी नज़र पड़े ना वहाँ पे ऐसे चेप दिया करो, पोस्टर बना के चेप दिया करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। रूम रेंट पे लेके रहता ना, रूम की ऐसी तैसी कर देनी है, दीवारें को रंग दो, जहाँ दिखे अपने पोस्टर लगा दो। इधर गुणसूत्र लिख दिए, इधर गाय के वैज्ञानिक नाम, इधर पशुओं के वैज्ञानिक नाम, इधर मांस के नाम, इधर गुणसूत्रों के नाम। हाँ, मकान मालिक को बोलो जब जाएंगे नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी दीवार की पोताई करवा देंगे भाई, मस्त रहो आप, ठीक है ना। बस यही है याद करने का तरीका, ऐसी चीज़ों को लगा दिया करो साथ साथ में और नोट्स तैयार किया करो। ऑनलाइन परिवार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर ये क्लास देखी और आपको मस्त लगी है तो आप जैसे कमेंट कर रहे हो वैसे कमेंट जरूर करना। कमेंट पढ़ता हूँ, काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं सर मैं कमेंट तो करता हूँ पढ़ते नहीं हूँ। बेटा पढ़ता हूँ पर रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है, जब भी टाइम मिलता है जरूर रिप्लाई करता हूँ। जैसे आप लोगों का प्यार मिलता है काम करने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिएगा। ये क्लास बेटा जरूर नोट कीजिएगा, नोट्स बनाएगा, इसमें से 100% 2 नंबर के आपके सवाल आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर अपन लेकर राजस्थान में पशुओं के आवास, पशुओं के हे, पशु संबंधी शब्दावली, ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, 1-2 विद्यार्थियों के कमेंट आए थे सर कुक्कुट का, वो मैं अलग से करूँगा, एक तो कुक्कुट पालन का अलग से करूँगा क्योंकि उसमें साथ में बीमारियाँ वगैरह मुर्गियों के साथ में लिखेंगे अपन, ठीक है ना, इसीलिए वो छोड़ रखा है, तो अलग से करवा देंगे। आप जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ बस उसी सिरे से आप पढ़ते रहे, कंप्लीटली आपका सिलेबस हो जाएगा, मैं ये वादा करता हूँ, मस्त रहे आप पढ़ रहे। बस एक काम जरूर कीजिएगा,
प्यार देना ही है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जितना हो सके। चलो एक आज मुझसे ये वादा करो, आप जो जो मेरी क्लास देख रहे हो, कि आज मैं वादा कर रहा हूँ कि सर आपकी क्लास मैं शेयर करूँगा ज़रूर, ठीक है ना। ये क्लास मैं शेयर करूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 50K हो जाए, और 50K होने पर मैं आपको एक लॉट ऑफ खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या खुशखबरी देने वाला हूँ? 50K कंप्लीट होते ही मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करने वाला हूँ आप लोगों की। अब बताओ और क्या करूँ आप लोगों के लिए। सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, प्रश्नोत्तरी हो रही है। नेक्स्ट संडे को, आने वाले संडे को मैं राजस्थान की लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की, देखना नहीं भूले। हाँ, तुम लोगों को भी अलग से न्योता दूंगा क्या, राम मंदिर की तरफ पीड़े चावल दूंगा, आप लोगों को भी अलग से दूंगा क्लास में, ठीक है ना। तो यही मेरा निमंत्रण है और यही मेरे चावल है, ठीक है ना। तो संडे को 8 बजे मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर भी। धन्यवाद। एक मैं क्लास लूंगा, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट रहते हैं, क्लास आएगी आपके सवाल और मेरे जवाब, तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों आप सब जुड़ना, और जितने भी आपके मन में शंका हैं वो लाइव मुझे बता देना और पूछ लेना, अपन डाउट सॉल्यूशन में एक क्लास रखेंगे। धन्यवाद।